Welcome to Conmind. So today we are going to attempt the CDS examination 2023 first paper, first part, elementary mathematics side. All the instructions are given. So test series booklet is A. The time allotted is 2 hours. Maximum marks are 100 per question, 1 mark, and number of questions are also 100. So by now we have seen all the papers from 2014 to 2022 of nearly 9 years. Okay, 9 years तक हमने पेपर सारे देख चुके हैं और हर एक साल में 2 पेपर थे, तो टोटल 18 पेपर्स अभी तक हमने देख लिए हैं. एंड अब बहुत तरह के सवाल हमको मिले, बहुत तरह के सवालों से हमारा इनकाउंटर हुआ है ना. बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं. क्वेश्चन पेपर में कुछ जगह पैटर्न भी चेंज देखने को मिला. कुछ अच्छे सवाल, अच्छे टाइप के सवाल ऐड किए गए, जैसे स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस चॉइस, स्टेटमेंट 1 इज़ रिक्वायर्ड. तो इस तरह के कई अलग अलग क्वेश्चन ऐड हुए हैं. तो आपको यहाँ पे भी थोड़ी सी वो देखनी पड़ेगी. यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो है इंट्यूटिव सेंस काम आएगा. यहाँ पे जो है इंट्यूशन लगाना पड़ेगा आपको. थोड़ा सा एनालिसिस करना सीखिए चीज़ों का, ठीक है ना. अगर एक बार आप एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेंगी. नो मैटर विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम, नो मैटर. ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2023 फर्स्ट पेपर. हियर इट सेज दैट व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ. ठीक है, लार्जेस्ट नंबर हमें बताओ कि जो इन दोनों को डिवाइड कर जाए. तो अगर आप देखिए यहाँ से जो ये वाला सवाल है, इसको मैं 2 की पावर 35 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 की पावर 5 -1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 की पावर 13 -1 लिखा जा सकता है. ठीक है, 2 की पावर 7 कितना होता है 128 है ना. ये कितना हो जाएगा 128 की पावर 5 -1 है ना, और ये कितना हो जाएगा 128 की पावर 13 -1. तो अभी देखिए a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का फॉर्म बन गया ये, है ना. ये a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का फॉर्म बन चुका है. और मैंने आपसे बोला कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n ऑलवेज इट इज डिविजिबल बाई a माइनस b इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचुरल नंबर, वेदर इट इज इवन और ऑड. चूंकि यहाँ पे और दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है. ये वाला नंबर भी आपका a माइनस b से डिविजिबल है. ठीक है, ठीक है, ये वाला भी नंबर आपका a माइनस बी से डिविजिबल है. तो 128 माइनस 1 ये आपका 127 से डिविजिबल है, और ये वाला भी नंबर आपका 127 से डिविजिबल है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नाउ इट सेज दैट व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10. देखिए ये भी रिपीटेड सवाल है, कम से कम हमने इस सवाल को 10 से 12 बार इसको कर लिया होगा. लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 चाहिए तो हमको लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 चाहिए होगा. तो आप देखिए इस वाले प्रोडक्ट में 5 कितनी बार, 5 की पावर कितनी बार आ रही है. एक बार 5 आएगा, दूसरी बार में 15 आएगा, तीसरी बार में आपका 20 आएगा, फिर 10 भी आएगा, फिर 25 भी आएगा. तो 5 यहाँ पे एक बार आ रहा है, 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 यहाँ पे 2 बार आ रहा है. तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो 6 हो जाएगी. ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. What is the remainder when this expression is divided by this. तो मैंने आपको बार बार बोला है कि इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा. इसको मैं लिख सकता हूँ 66 - 1 की पावर 99 अपॉन 11, ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है. ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 99C0 जो यहाँ पे बाइनोमियल लगा के एक्सपेंड करेंगे तो 66 की पावर 99 आएगी, 1 की पावर 0. ये पूरा लास्ट तक ये जो टर्म है ये लास्ट तक डिवाइड हो गए अनलेस सेकेंड लास्ट तक. और जो लास्ट वाला टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा 99C 99, 66 की पावर 0 एंड -1 की पावर 99 अपॉन में 11. तो मेरे पास जो सिर्फ अंतिम टर्म बचेगा वो ये बचेगा -1/11. और मुझे पता है कि रिमाइंडर अगर मैं छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर दूं तो हमेशा रिमाइंडर छोटा नंबर आता है, तो रिमाइंडर -1 आ रहा है. देखिए टेक्निकली लॉजिकली रिमाइंडर एक नेगेटिव रिमाइंडर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में सारे के सारे पॉजिटिव एग्जांपल्स दे रखे हैं. और मैंने आपसे बताया है कि यदि आप 11 को -1 से डिवाइड करोगे, 0 रखोगे तो -1 आएगा. लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे -1 रख दिया तो यहाँ पे -11 आ जाएगा, तो -1 + 11 कितना आ जाएगा 10 रिमाइंडर आ जाएगा. तो उस केस में आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10. नहीं तो आप -1 + 11 भी कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू रिमाइंडर 10. ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आ रहे हैं. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाई 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. यदि 5 से रूट्स डिफर कर रहे हैं, यदि एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा -5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 अल्फा आ जाएगा. 2 अल्फा की वैल्यू -b के बराबर आ जाएगी, सॉरी b के बराबर आ जाएगी. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी b/2. तो अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी c-5. अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा b² - 4 -5b/2 इज इक्वल टू c-5. तो 2 आ जाएगा b² - 10b इज इक्वल टू 4c - 20.
ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 अल्फा माइनस 5 होगा, 2 अल्फा माइनस 5 की वैल्यू बी आ रही है, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो बी प्लस 5/2 आ जाएगी। ठीक है, अल्फा की जो वैल्यू बी प्लस 5/2 आ जाएगी, और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करने के बजाय जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारा वो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा आ रहा है, दैट इज इक्वल टू सी माइनस 5। ठीक है, अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10b अपॉन 4 माइनस 5 इंटू बी प्लस 5/2, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 20b प्लस 50 माइनस सॉरी एक मिनट, बी स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10b माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस 10b माइनस 50, है ना। ठीक है, अपॉन में 4 इज इक्वल टू 4c माइनस 20। ठीक है, तो प्लस 10b माइनस 10b कट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 4c माइनस 20, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4c माइनस 20 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 5, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इन अ पार्टी ऑफ 150%, 75% टेक टी एंड 60% टेक कॉफ़ी, 50% टेक मिल्क। 15 ऑफ देम, देखिए अब टी कॉफ़ी का आ चुका है, ठीक है, टी कॉफ़ी और मिल्क। ठीक है, 150%, 75% टेक टी, और ये आपका हो जाएगा 60 टी कॉफ़ी और मिल्क। 75% take tea, 60% take coffee, and 50% take milk. If 15 of them take both tea and coffee, but no one taking milk takes tea. But no one taking milk takes tea. 15 of them both take both tea and coffee, but no one taking milk takes tea. देखिए इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ना करके हम इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं क्या। अगर यहाँ पे हमको दे रखा है कि नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, यानी कि जो मिल्क और टी का जो इंटरसेक्शन है, जो मिल्क और टी का इंटरसेक्शन है वो जीरो है, यानी कि कोई भी ऐसा वहाँ पे नहीं है जो कि चाय और दूध दोनों एक साथ ले। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं टी का एक डायग्राम बनाता हूँ, सपोज टी का मैंने एक डायग्राम बनाया है ना, फिर उसके बाद मैंने क्या बनाया, टी और कॉफ़ी का एक साथ बनाया, और फिर कॉफ़ी और मिल्क का बना दिया। ठीक है, तो देखिए 150%, 75% टेक टी, 15 ऑफ देम टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी, यानी कि यहाँ पे 15 हो जाएगा। टी कितने लेने वाले हैं, 75, तो कितने सिर्फ टी लेने वाले कितने हो जाएंगे, 60। ठीक है, और 60% टेक कॉफ़ी। अब कॉफ़ी टोटल 16 है, लेट अस सपोज कि नंबर ऑफ पर्सन्स टेकिंग मिल्क, यानी कि ये वाला पार्ट सिर्फ x है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल मिल्क लेने वाले कितने हैं, 50, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, 50 माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, नाउ ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉफ़ी लेने वाले कितने हैं, टोटल कॉफ़ी लेने वाले कितने हैं 60%, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, 60 माइनस 15 माइनस 50 प्लस एक्स, यानी कि ये आपका हो जाएगा 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 45, 45 माइनस 50 कितना हो जाएगा, माइनस 5 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5। तो ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 15, यानी कि कितना हो गया 75, 75 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस 50 माइनस एक्स प्लस एक्स, है ना। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, टोटल कितने हो जाएंगे 150। तो 70 माइनस 5 विल बी 70, 70 प्लस 50 विल बी 120, एंड 120 प्लस एक्स इज 150, सो एक्स विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, आंसर आ जाएगा मेरा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ABCD enter a business, they invest money in the ratio this, however the time invested by them is this. If the profit distributed is directly proportional to the time and money invested, profit जो है directly proportional to time multiplied by money, जिसके पास जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही करेगा। ठीक है, सो प्रॉफिट किसके पास कितना ज़्यादा होगा, 6 into 12
ए की बात करें तो वो 12:15:15:12, ये हो जाएगा आपका A:B:C:D:E का प्रॉफिट। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? हाईएस्ट प्रॉफिट हमसे पूछा, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? सी को। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स विच ऑफ द नंबर्स ऑफ प्राइम। अब 437 हमको पता है 13 का मल्टीपल होता है, सॉरी 13 का तो नहीं होगा, 19 का है ना, 19 इंटू 23 है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 797 को आप लिख सकते हो 797 इंटू 1, ये तो सिर्फ एक ही से लिखा जा सकता है। लेकिन ये जो है 1073 को आप लिख सकते हो 29 इंटू 37। ये कुछ बड़े बड़े प्राइम नंबर्स के जो है आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक है, दो ऐसे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ये ऐसे आ रहा है, ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों तो प्राइम नंबर होंगे नहीं, बिकॉज इन दोनों के फैक्टर हो गए। तो सिर्फ 797 ही एक इकलौता है जो जिसके प्राइम नंबर, जो कि एक प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आता है। A can do a certain work at twice the speed of B, further B can do the same work at 1.5 times the speed of C। यानी कि कहने का मतलब है B can do the same work at 1.5 times the speed of C। सपोज C की 1D की स्पीड है 1/C, तो B की स्पीड कितनी हो जाएगी? 3/2 टाइम्स 3/2C, है ना। अब A की स्पीड कितनी है? ट्वाइस द स्पीड ऑफ B। A कितना हो जाएगा? A की 1D की स्पीड कितनी हो जाएगी? C के 1D की स्पीड। B का जो 1D की स्पीड है वो 1/B है, दैट इज इक्वल टू 3/2C। और A का 1D का स्पीड कितना हो जाएगा? ट्वाइस द स्पीड ऑफ B, यानी कि 3/C। ठीक है, 1/A की वैल्यू 3/C, 1/B की वैल्यू 3/2C, 1/C की वैल्यू तो 1/C है ही। ऑल ऑफ देम कैन फिनिश द वर्क इन 12 days, यानी कि उनका एक दिन का उनका टुगेदर का काम कितना होगा? 1/12। तो 1/A आपको कितना रखा है? 3/C। 1/B आपको दे रखा है 3/2C, तो 1/C का वैल्यू वही है, तो 1/12 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 2, 6 + 3 + 2/2C इज इक्वल टू 1/12। यहाँ से 6 चला जाएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 6 इज इक्वल टू C। तो C जो है 66 दिन लेगा उस काम को खत्म करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी कि x + y जो है वो 12 आ जाएगा। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 18, यानी कि 10y + x जो कि नंबर रिवर्स करने पाया, उसका डिफरेंस हम ओरिजिनल नंबर से लेंगे, दैट इज 10x + y, और कितना आ जाएगा? 18। सो कितना आ जाएगा ये? 10y - x विल बी इक्वल टू 10 इंटू y - x। ठीक है, माइनस ऑफ प्लस x - y। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 18, या फिर नहीं, सॉरी ऐसे नहीं, 10y - y हो जाएगा 9y, और ये हो जाएगा 9x, दैट इज इक्वल टू 18। सो y - x इक्वल टू 2। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इन द नंबर कितना आ जाएगा मेरा? 2। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। द टाइम टेकन बाई अ ट्रेन टू क्रॉस अ मैन ट्रेवलिंग इन अनदर ट्रेन इज 10 seconds। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। When the other train is traveling in the opposite direction, however it takes 20 seconds for both trains are traveling in the same direction। देखिए, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, v1 - v2 होती है। अब उसका टाइम दे रखा है 20, और जब सेम जो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो v1 + v2 हो जाता है, जो कि एड अप हो जाता है स्पीड। ठीक है, और ये कितना दे रखा है? 10। अब मुझे यहाँ पे लेना है कि मैं लेंथ क्या लूंगा, मैं यहाँ पे लेंथ क्या लूंगा? क्या मैं लेंथ 200 मीटर + 150 मीटर लूंगा, या फिर सिर्फ जिसका पूछा हुआ है फर्स्ट ट्रेन सिर्फ उसकी लेंथ लूंगा? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे यही ट्रिक है इसका, कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ मैन ट्रैवलिंग इन अनदर ट्रेन इज 10 seconds, यानी कि उस मैन के रिस्पेक्ट में 10 seconds को क्रॉस किया गया है। वैसे तो लॉजिकली आइडियली देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत लैंग्वेज में करी गई है। क्यों? क्योंकि ये जो 10 seconds है आपका, यहाँ पे बोला है कि उस मैन को क्रॉस करने में लगा है, ना कि उस पूरी ट्रेन को क्रॉस करना और एक इंडिविजुअल मैन को जो उसमें बैठा है उसको क्रॉस करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, अगर आप पूरी ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे वो दोनों डिस्टेंसेस एड अप हो जाएंगे यहाँ पे भी, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ मैन बोला हुआ है, ठीक है ना, ट्रैवलिंग इन अनदर ट्रेन, तो यहाँ पे इसको ओवरलुक मत करेगा। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मैन बोला हुआ है, तो मैन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्रेन की लेंथ को देखेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 200 आएगा, राइट। इसको देखिएगा, सो 10 की वैल्यू v1 + v2 आ जाएगी, और यहाँ से 20 की वैल्यू, सॉरी v1 - v2, 20 की वैल्यू आ जाएगी v1 + v2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये?
2v1 इज इक्वल टू 30, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी 15, 15 मीटर पर सेकंड में आई है, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी इसकी, विच इज सी। ठीक है, इफ ए बी सी डी आर सेटिस्फाई दिस एक्सप्रेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए सभी को एफ के टर्म्स में ले आते हैं। ठीक है, ए अपॉन बी की जो वैल्यू है वो 3/2 है ना। बी अपॉन सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6/3 है ना, ये वैल्यू है। और उसके बाद सी अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, 9/6, यानी कि ये 2 है बेसिकली, 2/1। ये कितनी है, 3/2, हाँ ना। और यहाँ से आपकी जो डी अपॉन ई की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 12/9 है ना। एक मिनट, 6 और ये 9, ठीक है, ये हो जाएगा 4/3। और ई अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है, 18/12, दैट इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ठीक है। अब ई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ई की वैल्यू 3 है, दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। तो ई यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डी अपॉन ई मेरा कितना हो जाएगा, 8/6। ठीक है, अब ई और ई बैलेंस हो गया, अब डी और डी को बैलेंस करते हैं। डी और डी को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे डी 8 है, यहाँ पे डी 2 है, तो यहाँ को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सी अपॉन डी कितना आ जाएगा मेरा, 12/8। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे मेरा सी 12 आ चुका है, सी यहाँ पे, तो इसको भी इक्वलाइज कर देते हैं, 24/12 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 24 है, यहाँ पे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 36 है ना, 36/24। ठीक है, तो सारे के सारे नंबर्स हमारे पास बराबर हो चुके हैं, अब बस रेशियो निकालना है। ठीक है, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 36 + 24 विल बी इक्वल टू 60 अपॉन सी प्लस डी प्लस एफ कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू 8 है, ई की वैल्यू 6 है, एफ की वैल्यू 9 है। तो 60 अपॉन 20, 26 + 9 विल बी 35, तो 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। ओहो सॉरी, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 3/2, ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इस एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। ठीक है, देखिए हमको क्वेश्चन में बोल के रखा है कि ए अपॉन बी की जो वैल्यू है वो 3/2 है ना। ए अपॉन बी की जो वैल्यू है 3/2 है, बी अपॉन सी की जो वैल्यू है वो 6/3 है, सी अपॉन डी की जो वैल्यू है 9/6 है, ई अपॉन जो डी अपॉन ई की जो वैल्यू है वो 12/9 है, और ई अपॉन एफ की जो वैल्यू है कितनी है, 18/12, यानी कि 3/2। ये कितना हो जाएगा आपका, 4/3। ये कितना हो जाएगा आपका, 3/2। ये आपका हो जाएगा 2/1। ठीक है, ए अपॉन बी आपको कितना दे रखा था, 3/2। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ई की वैल्यू 3 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, और फिर यहाँ पे ये 3 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा आपका, 6/4। यह आपका 4/3 है, और ये आपका 3/2 है, ये और ये बराबर हो गया। अब यहाँ पे 6 आया है, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हो जाएगा 12/6, और इसको 12 से करना है तो इसको 6 से, तो ये आ जाएगा 18/12। ठीक है, बस। अब a प्लस बी कितना हो जाएगा, 18 + 12 अपॉन में, अब c प्लस डी प्लस ई प्लस एफ कितना हो जाएगा, 6 + 4 + 3 + 2। ठीक है, 30 अपॉन 7 + 6 13 + 15, तो 30/15 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। अगर a + b + c 0 है, और ध्यान से अगर आप इस इक्वेशन को देखें, तो यदि मैं यहाँ पे x को 1 रख दूं, तो यहाँ पे a + b + c 0 आ जाएगा, है ना। तो ये x = 1 जो है, इसका एक रूट हो जाएगा। अब अगर इसका जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा वो c/a आ जाएगा। अगर इसका दूसरा रूट निकालना है, तो दूसरा रूट यदि मैं अल्फा मानूं, तो अल्फा × 1 विल बी इक्वल टू c/a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c/a। तो यानी कि एक रूट मेरे पास 1 आया और दूसरा रूट मेरे पास c/a आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, इस क्वेश्चन को हम रफ में करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमसे ये बोल रहा है कि 12% ऑफ बनानाज ब्रॉट बाय ए फ्रूट वेंडर गॉट लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ऑन सेलिंग मतलब 12 बनानाज जो हैं वो लॉस्ट हो गए,
On selling the remaining bananas, the vendor's overall profit turned out to be 4%. If the vendor had not lost any bananas and had sold them at the price of the remaining bananas, what would have been his profit percentage? अब देखिए, सपोज हमने लेट किया क्या कि टोटल नंबर ऑफ बनाना सपोज 100 है. लेट टोटल नंबर ऑफ बनानाज है ना, कितने हैं मेरे पास 100. ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बनाना, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बनाना कितना हो जाएगा, 1 रुपये का, है ना. हमने एज्यूम किया लेट, एंड लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बनाना इज ₹1. ठीक है. ऑन सेलिंग 88% ऑफ द बनाना, वेंडर्स ओवरऑल प्रॉफिट टर्न आउट टू बी 48%. क्यों? क्योंकि 12 बनानास लॉस्ट हो गए, तो बचे कितने, 88%. और जब उसने उन 88% बनानास को बेचा 88 रुपए में, है ना, तो उसको प्रॉफिट हुआ 104 का. ठीक है, ठीक है ना. यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल बनानास विल बी इक्वल टू 104 रुपीज़, और टोटल ऑफ 88 बनानास कितना हो जाएगा, 104 रुपये का. तो एक बनाना की सीपी कितनी हो जाएगी, एसपी कितनी हो जाएगी एक बनाना की, 104/88. नो, इफ द वेंडर हैड नॉट लॉस्ट एनी बनाना, यदि वेंडर ने किसी बनाना को लॉस्ट नहीं किया होता, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती उन 100 बनानास की, 104/88 इंटू 100, ये हो जाती सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल 100 बनानास. ठीक है, ये हो जाती मेरी सेलिंग प्राइस इफ ही वुड नॉट हैव लॉस्ट. ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज यदि निकालेंगे कितना हो जाएगा, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100. ठीक है, SP मेरे पास कितना है, 104/88 इंटू 100. CP मेरे पास ऑलरेडी कितना है, 100 रुपये, अपॉन में 100 इंटू 100. 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा. 104 माइनस 88 अपॉन 88 कितना हो जाएगा, 1 100 इंटू 16 अपॉन 88. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 22 4 11 50 200/11. ठीक है, 11 1 11 90, 11 88 2/11 18 2/11% का उसको प्रॉफिट हुआ. ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 2/11%. ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. इफ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज अल्फा, देन व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 2 अल्फा. कितना हो जाएगा, 25 माइनस 18, है ना, और इसका स्क्वायर रूट लेना है. स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 7 √7. ठीक है, तो अब 8 + 2 √7 का अंडर रूट निकालना है. कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से. 8 को मैं लिख सकता हूँ √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1 × √7 अंडर रूट. तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, A² + B² + 2AB का, यानी कि √7 + 1 का होल स्क्वायर. तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, √7 + 1, ऑप्शन नंबर D. ठीक है, विद द इवन पावर, when every even power of every odd integer is divided by 8, what is the remainder, it is always 1, right, it is always 1. अभी हमने देखा था, जो भी जितनी भी इवन पावर होती है ऑड इंटीजर की, यानी कि 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, आप कुछ भी ले लीजिए, इसको आप जब 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको जब आप 8 से डिवाइड करोगे तब भी 1 आएगा, इसको जब आप 8 से डिवाइड करोगे तब भी 1 आएगा, है ना, इसको जब आप 8 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 1 आएगा. तो हर केस में रिमाइंडर 1 आएगा. इफ n इज अ नेचुरल नंबर, देन द नंबर इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. देखिए, इसको रख लेते हैं यहाँ पे, 1 × 3/3, ये तो नेचुरल नंबर है. 2 रखते हैं तो 6/3, ये भी नेचुरल नंबर है. 3 × 11/3, तो ये भी नेचुरल नंबर है. 4 × 18/3, तो ये भी नेचुरल नंबर है. तो जब जितना भी आप नेचुरल नंबर रखते रहो, ये नेचुरल नंबर ही देगा. तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है. दूसरा हमसे कह रहा है m इज एन ऑड इंटीजर, देन द नंबर इज एन इंटीजर. यदि m मेरे पास ऑड इंटीजर है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर. तो ऑड इंटीजर होने का मतलब क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर यहाँ पे रख देते हैं. तो 1 + 4 + 11 क्या 16 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है.
और 3 रखेंगे तो 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 36 प्लस 11 हो जाएगा, दैट इज 47 प्लस 81 दैट इज इक्वल टू 8 128/16, ये इससे डिविजिबल है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी ऑड इंटीजर, जितना भी आप ऑड इंटीजर रखोगे वो भी से डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर बोथ 1 and 2 हो जाएगा। देखिए इस टाइप के सवाल बहुत ईजी होते हैं, आपको बस टेस्ट केसेस रखने होते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसको यहाँ पे रखने होते हैं, राइट। नेक्स्ट वाले पे आता है, क्या बोल रहा है, it is given that 5 does not divide n minus 1 and n plus 1 where n is a positive integer. Which one of the following is correct? 5 does not divide n minus 1 and n plus 1. Suppose मैंने n की वैल्यू को 3 ले लिया, तो n की वैल्यू को 3 लिया तो n minus 1 कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। 5 इन किसी को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, 5 ये किसी को भी डिवाइड नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 5 डिवाइड्स n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 1 9, इसको डिवाइड नहीं करता। 3 स्क्वायर माइनस 1 इसको भी डिवाइड नहीं करता। 3 स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 3 12 इसको डिवाइड नहीं करता। 3 स्क्वायर माइनस 3 9 माइनस 3 6, अच्छा सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। 10 तो 10 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 18 एज वेल एज 11। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूँ तो ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 101 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। इसको देखें 11 1 0 11 8 108 11 9 99, इस वाले केस में रिमाइंडर आपका 9 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूँ तो 9 0 9 0 तो 7, यहाँ पे रिमाइंडर 7 आ रहा है, यहाँ पे 11 9 99 0 9 0, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्टली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, इन अ बिजनेस डीलिंग ए ओज बी ₹20,000 पेएबल आफ्टर 5 years वेयर एज बी ओज ए ₹12,000 पेएबल आफ्टर 4 years। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को रफ में करते हैं। तो देखिए जो करंट वैल्यू, जो करंट यानी कि हमसे बोला था ए ने ए ओज बी, यानी ए ओज बी 20,000 पेएबल आफ्टर 5 years, पेएबल आफ्टर 5 years, वेयर एज बी owes A 12,000 which is payable after 4 years. They want to settle it now at a rate of 5% simple interest. R is equal to 5% simple interest पे वो दोनों सेटल करना चाहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अभी 5 साल बाद जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो A owes B है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू की जो होती है वो हो जाती है आपकी फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस R इंटू टी बाई 100, ये होती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू, राइट। तो ऐसे प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एज डेप्ट, अगर मैं एज डेप्ट की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू आपकी दे रखी है कितनी 20,000, जो कि ए ने ए को बी किया हुआ है ना, तो अपॉन में 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि 5% रेट पे सेटल करना चाहते हैं, तो 5/100 इंटू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 2500 1/4 ठीक है, इंटू 4/5, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा 20,000 इंटू 4/5, तो 5 4 1000 तो 16,000, ठीक है। ए के पास डेट है 16,000 का बी को, ठीक है। सिमिलरली अगर बीज डेप्ट की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो डेप्ट के बराबर होगी, एंड दैट विल बी फ्यूचर वैल्यू दैट इज 12,000 अपॉन में 1 प्लस रेट कितना है 5 इंटू 4 अपॉन 100, ये हो जाएगा तो 1/5 यानी कि 6/5 है ना, इंटू 5/6 2000 दैट इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो बी का जो डेट हो गया वो 10,000 का हो गया, ए का जो डेट हो गया वो 16,000 का हो गया। तो अब यहाँ से अब ये दोनों चूंकि सेटल करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है सेटल करने के लिए ए का डेट ज़्यादा है। अगर ए का डेट, अगर ए जो है 6,000 इसको दे देगा तो ये दोनों आपस में सेटल कर लेंगे, ठीक है। ए जो है इसको जब 6,000 दे देगा तो डेट सेटल हो जाएगा पूरा। देयरफॉर ए गिव्स बी 6,000 रुपीज, ठीक है। ए गिव्स बी ₹6,000, ओके। ए गिव्स बी ₹6,000, ऑप्शन नंबर सी। एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ सेक्शन ए आर कंप्राइजिंग 30 स्टूडेंट्स इज 65, तो टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन ए कितना हो जाएगा 65 इंटू 30 है ना,
1950 एंड दैट ऑफ सेक्शन बी कंप्राइजिंग 35 20 70। तो टोटल मार्क्स ऑफ बी कितना हो जाएगा 532450, ठीक है 245. Now, what are the average marks of both the sections if it was detected that the entry of 47 marks was wrongly? देखिए टोटल मार्क्स इन दोनों का कितना हो जाएगा 2450 1950, दोनों को ऐड करेंगे तो 4400. नाउ एंट्री ऑफ 47 मार्क्स was wrongly made as 74, तो उसमें से 74 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 624326. अब इसमें 47 जोड़ देंगे तो 31174373 4373 जो है अब जो नए टोटल मार्क्स है वो हो जाएंगे, है ना. एवरेज मार्क्स अप्रोक्सीमेटली अब टोटल कितने बच्चे हैं 30 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 65. तो इसको काम करते हैं 5 से, ये हो जाएगा 13, 5 8 जा 40, 37 5 7 30 23, 5 4 जा 20, 874.6 को यदि मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 13 6 जा 78 94, 13 7 जा 91 और हो जाएगा 36 तो पॉइंट 26 100 13 8 91 तो 67.28 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4. इसको निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये निकालना पड़ेगा. इसको निकालने के लिए मेरे को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ये निकालना पड़ेगा. तो फाइनली मेरे को बस क्या चाहिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना आ जाएगा 7 और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1. यहाँ पे दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 49 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, 47 का होल स्क्वायर माइनस 2, 47 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 9 4 32 8 2 18 9 0 1 2 2 2 0 9 माइनस 2 दैट इज 2207 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 24. 360 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे होंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं. इसका कितना हो जाएगा 45 इंटू 8, 45 को मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 3 इंटू 2 क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3. नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हर जितनी पावर है उसमें प्लस 1 बढ़ा के सबको मल्टीप्लाई कर देना है यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू सॉरी ये 3 स्क्वायर होगा ना, ये 3 स्क्वायर होगा तो यहाँ पे बेसिकली 3 हो जाएगा. 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 24. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे 24 है बिल्कुल सही. द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज 1170. अब सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए हम इस चीज को एक्सपेंड करते हैं. हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 है ना, इसको ऐसे लिखते हैं बल्कि प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है. इंटू में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है. अब सम ऑफ द फैक्टर्स यहां से ये हो जाएंगे कैसे देखिए ये 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होती है, 2 की पावर 2 की 4, 2 की पावर 3 की 8, ये मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 0 होती है 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये हो जाएगी आपकी 1 प्लस 5, ठीक है. 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 8 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 6, 13 6 78 और 78 मल्टीप्लाइड बाई 15 जो है आपका सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स आ जाएगा 0 4 9 8 7 0 7 11 1170 जो है इन सभी फैक्टर्स का सम आ रहा है विच इज ऑप्शन नंबर 2. तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट. नाउ कंसिडर अ 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म दिस द नंबर इज डिविजिबल बाई. अगर ये 6 डिजिट नंबर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू 10 टू द पावर 5 यानी कि 10 टू द पावर 5x प्लस 10 टू द पावर 4y प्लस 10 टू द पावर 3x प्लस 10 टू द पावर 2y प्लस 10 टू द पावर 1x प्लस y, ये हो जाएगा. अब x को यदि मैं लूँ यहाँ से तो 10 टू द पावर 5 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 10 टू द पावर 1 ये हो जाएगा प्लस y कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस 1 ये हो जाएगा, ठीक है. अब ये कितना हो जाएगा x, ये आपका कितना हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 प्लस 1 0 0 प्लस 1 0 प्लस y 1 0 0 0 0 प्लस 1 0 0 प्लस 1, ठीक है. ये 1000 है बेसिकली. तो ये कितना हो जाएगा x ऑफ 0 1 0 1 0 1 ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 प्लस
y टाइम्स ये कितना हो जाएगा 1 0 1 0 1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 0 1 0 1 यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ठीक है। तो यही नंबर है मेरा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। सो नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल वाई। अब ये वाला नंबर किससे डिविजिबल है? तो ये वाला नंबर उसी से डिविजिबल होगा जो भी नंबर इसको डिवाइड कर जाए, इस वाले एक्सप्रेशन को। तो 3 तो डिवाइड करेगा तो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 से डिविजिबल है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? देख लेते हैं। 7 1 7 31, 7 4 28 30, 7 4 28 21, 7 3 21, तो 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब तो देखिए 3 से डिविजिबल है तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, और इससे 7 से डिविजिबल है तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब आते हैं 13 पे। क्या 13 से डिविजिबल है? 13 7 91 होता है, ये 100 हो जाएगा। 13 7 91, 13 7 91 हो जाएगा ना, तो 100 हो जाएगा। तो 13 7 91 और फिर 9 आएगा रिमाइंडर 91, 13 7 91, तो 13 से भी डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं 20 नंबर 24। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन? नाउ हियर आप इसको कैसे लिख सकते हो? अगर मैं यहाँ से 3 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 3 टू द पावर 27 माइनस 1, ठीक है। अब 3 स्क्वायर, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 होल क्यूब का 3 क्यूब का क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू सॉरी ये 3 की पावर 9 हो जाएगा ना, बल्कि 3 की पावर 9 का होल क्यूब हो जाएगा, 3 की पावर 9 का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा। इसको मैं अगर कैसे लिखूंगा तो 3 स्क्वायर यदि मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो 3 की पावर 36 माइनस 1 बचेगा। 3 स्क्वायर 3 की पावर 9 होल की पावर 4 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये देखिए ये a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा, ये a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल है, यानी कि इसका एक फैक्टर आपके पास आ जाएगा 3 टू द पावर 9 माइनस 1, है ना। 3 टू द पावर 9 माइनस 1 एक फैक्टर आ जाएगा, और एक आपके पास आ जाएगा क्या 3 टू द पावर 9 प्लस 1, और यहाँ पे 3 स्क्वायर पहले से बराबर है। तो बाकी सबको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। जो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या क्या आ रहा है 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 9 माइनस 1, राइट। 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 9 माइनस 1 जो है आपके पास इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो 3 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9 और 3 की पावर 9 माइनस 1, यानी कि 3 की पावर 11 माइनस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 की पावर 11 माइनस 9 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर खोजना है, ये अब इसकी वैल्यू निकालनी है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट 4, वही सेम चीज क्या लिखी हुई है यहाँ पे x लिखी है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। लेट m and n बी नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n सच दैट 33 प्लस 22n इज डिवाइडेड बाय 121। Now, if a number is divisible by 121, it's obvious that it is divisible by 11. Now, suppose 33m plus 22n is divisible by 11. That means, या फिर अगर हम 121 से बोल दें, ऐसी कोई बात नहीं है, तो 121 से बोले 11 कॉमन निकालेंगे तो 11 हो जाएगा 3m प्लस 2n। तो हमसे बोल रहा है कि m प्लस n की वैल्यू बताओ। यदि मैं m को 2 रख दूं, n को 1 रख, यदि मैं m को 3 रख दूं, n को 1 रख दूं, यदि मैं m को 3 रख दूं, n को 1 रख दूं, तो मिनिमम वैल्यू तो आ जाएगी m प्लस n दैट इज इक्वल टू 4, है ना। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो 9 हो जाएगा, 1 रखूंगा तो 2 हो जाएगा, तो 9 प्लस 2 11, और 11 से 11 इसको कैंसिल आउट कर देगा, राइट। तो m प्लस n की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 4। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160, देयर एचसीएफ इज 12। तो 2160 को यदि मैं फैक्टर करूँ 12 से, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 180 हो जाएगा, ठीक है। 12 इंटू 180 हो जाएगा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 4896। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, इसका करूंगा तो 0 आएगा। टोटल की यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4, लेकिन हमको चाहिए 6। सपोज मैं यहाँ पे 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ इसको, 3 को मैं यहाँ ले जाऊँ तो 12 इंटू 3 एक नंबर आ जाएगा और 60 एक नंबर आ जाएगा, है ना। अब जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तभी भी यही नंबर आने वाला है, कोई वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इस केस में अगर आप देखें तो एलसीएम यहाँ पे 12 आ रहा है, इस केस में आप देखें तो एलसीएम यहाँ पे भी 12 आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये 36 हो गया, 60 हो गया, अगर मैं दोनों का स्क्वायर का ऐड करूं तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 3 2 1 8 1 10 106 9 2 1 2 9 6 में अगर 3600 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 9 8 4896। देखिए 4896 आ गया, यानी कि मेरे पास जो पहला नंबर है
जो मेरे पास पहला नंबर है वो कितना है 12 इंटू 3 विच इज 36 और दूसरा नंबर है मेरे पास 60. ठीक है, अब मीन ऑफ द टू नंबर्स कितना हो जाएगा 60 प्लस 36 कितना हो जाएगा 96. 96 बाई 2 आपका कितना हो जाएगा 48. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वाले पे आता है. कहाँ गया? द एज ऑफ क्यू एक्सीड्स द एज ऑफ पी बाई 3 years. एज ऑफ क्यू एक्सीड्स द एज ऑफ पी, यानी कि क्यू माइनस पी की वैल्यू 3 है. द एज ऑफ आर इज ट्वाइस द एज ऑफ पी and the age of q is twice the age of s. Further, the age difference between r minus s is 30. r minus s की जो एज डिफरेंस है वो कितनी है? ठीक 30 है. ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ p and q? देखिए r की वैल्यू 30 प्लस s हो जाएगी. ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी r बाई 2. r बाई 2 यानी कि 15 प्लस s बाई 2. तो ये आपकी हो जाएगी p की वैल्यू, ये हो गई r की वैल्यू, q की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है और s की वैल्यू तो ऐसे ही. ठीक है, तो p r q s जो है आ गया. अब हमसे p, अब देखिए q माइनस पी की वैल्यू 3 दी हुई है तो q की वैल्यू हो जाएगी 2s और p की वैल्यू यहाँ से हम निकाल चुके हैं -15 प्लस s बाई -15 माइनस s बाई 2 दैट इज इक्वल टू हमको 3 दे रखा है. तो यहाँ से 4s माइनस 3s बाई 2 हो जाएगा. 3s माइनस 2 इज इक्वल टू 18. तो यहाँ से 6 है तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12. जैसे ही s की वैल्यू आ गई 12, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 प्लस 12 बाई 2 दैट इज 21 एंड q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2s दैट इज इक्वल टू 24. हमसे पूछा कि व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड क्यू. क्यू की वैल्यू 24 है, पी की वैल्यू 21 है. दोनों को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो 45 ईयर्स का आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू. हमको पता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि रूट ए प्लस रूट बी विल ऑलवेज ग्रेटर देन रूट सी. अब रूट सी को यहाँ ले आते हैं तो रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट सी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर. राइट, आंसर हो जाएगा हमारे पास. बस आपको ये पता होनी चाहिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी में कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. There are 4 bells which ring at an interval of 15, 25, 35, 45. If all of them rang at 9 a.m., then how many more times will they ring together in the next 72 hours? तो 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 3 से 5 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 35. ठीक है, 3 से निकालेंगे तो आ जाएगा 5, 25, 35 और ये आ जाएगा 5. 5 से फर्दर निकाला तो 5, 7, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और 7. तो 5 5 25, 25 इंटू 3 is 75 and 75 into 21 will be our LCM that is equal to 15. तो 1575 मिनट्स है ना, 1575 मिनट्स. इसको नंबर ऑफ आवर्स कितने हो जाएंगे ये. ठीक है, तो कितने घंटे पे बेल बजेगी तो ये देख लेते हैं. ये हो जाएगा 6:10 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 60 ये 10 और 6 2 जा 12, 37, 36 is 36, 6 to 12 30, यानी कि 26.25. हर 26.25 आवर्स के बाद बेल बजेगी. ठीक है, तो पहली बेल बजी इतने आवर पे, दूसरी बेल बजेगी इसके दुगने पे यानी कि 52.50 आवर्स पे. ठीक है, 2 बार बेल बज चुकी है. तीसरी बार बेल बजने के लिए इसको 26 में और ऐड होना पड़ेगा, लेकिन इस बार वो 72 से ज़्यादा एक्सीड कर गई तो सिर्फ 2 बार बेल बजेगी, एक इतने घंटे पे और एक इतने घंटे पे. ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स. नेक्स्ट वाले पे आते हैं. लेट ए बी सी बी 4 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ठीक है, हमको ये दे रखा है कि 200. तो किस किस केस में पॉसिबल हो सकता है कि इसका जो सम है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है 200 आ रहा है, वो अगर 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो या तो चारों इवन हो जाए, नहीं तो चारों ऑड हो जाए. ठीक है, नहीं तो फिर 2 इवन या 2 ऑड हो. सिर्फ इतना ही केस जो है बन सकता है. ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ s. s की वैल्यू ये है -1 की पावर a, -1 की पावर b, -1 की पावर c, -1 की पावर d. तो ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है इतना ही हो सकता है. या तो a b c d या तो चारों इवन होगा
या तो ए बी सी डी चारों ऑड होगा, या तो ए प्लस बी में से कोई भी दो इवन या कोई भी दो ऑड होगा। यदि चारों के चारों इवन हो जाएंगे तो या एस की वैल्यू 4 आ जाएगी, यदि चारों के चारों ऑड हो जाएंगे तो -4 आ जाएगी। यदि दो इवन हो गए, सपोज ए और बी, तो 2 आ जाएगा, और दो ऑड हो गए तो -2 आएगा, 0। तो या तो वैल्यू 4 आएगी, या तो वैल्यू -4 आएगी, या तो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो हमारे पास तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं नंबर ऑफ एस के। दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाई, now we know that a to the power n minus b to the power n, if n is an even number, if n is an even number, then it is divisible by both a plus b and a minus b, right? It is divisible by both a plus b and a minus b, therefore it is divisible by 97 plus 14 also, and divisible by 97 minus 14 also, right? तो ये कितना हो जाएगा, 111 and 83। अब 111 किसका फैक्टर है, 37 का फैक्टर है। अब जो नंबर 111 से डिवाइड होगा वो उस नंबर को आपको 37 से ऑब्वियसली डिवाइड होना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। जो नंबर आप 111 से डिवाइड करोगे उस नंबर में 37 को नंबर ऑब्वियसली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बोथ 37 एंड 83। लॉग 50 टू द बेस 10 इज अ रैशनल नंबर। तो देखिए ये रैशनल नंबर है, पहले इसको देख लेते हैं। log 10 अपॉन 2 log 10 ये आएगा इसका, यहाँ से 1/2 आ जाएगा विच इज 0.5। दिस इज अ रैशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे हमको दे रखा है इज एन इरेशनल नंबर, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहले की बात करें तो log 50 टू द बेस 10 आ रहा है। ठीक है, यानी कि log 5 प्लस log 10 है ना, अपॉन में log 10 अपॉन में log 10, ये 1 हो गया। तो 1 प्लस log 5 टू द बेस 10। अब हमको पता है जो लोगैरिथम ऑफ 5 होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, और जब हम इरेशनल नंबर को 1 में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जो है इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे रैशनल नंबर लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। सो बोथ नाइदर 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों के दोनों ही गलत है यहाँ पे। क्या बोल रहा है, 17 men and 24 men can do a piece of work in 5 days, है ना। 17 women and 24 men can do a piece of work in 5 days, while 12 women and 23 men can do it in 6 days। तो इसको सॉल्व करते हैं। 17 5 से 85 women प्लस 0 120 men इज इक्वल टू 72 women प्लस 8 138 men। तो इसको यहाँ पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72 और 85 हो जाएगा। 13 women इज इक्वल टू 18 men, यानी कि जो एफिशिएंसी ऑफ 13 women है, यानी कि जो 13 women जितना काम करेगी उतने बराबर वो 18 men के बराबर का काम करेंगे, राइट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ 13 women इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ 18 men। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 3 taps A B C के टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 hours, टैप सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 12 hours, यानी कि टैप सी अलोन जो है वो उसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/12, यानी कि जो 1/c है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/12। टू फिल द टैंक व्हेन इट इज एम्प्टी ऑल द 3 taps आर स्टार्टेड टुगेदर आफ्टर वर्किंग 8 hours, टैप सी इज क्लोज्ड एंड द टैंक इज फिल्ड इन 8 more hours। ठीक है, तो 6 घंटे लगते हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को फिल करने में। ठीक है, 1/6, तो उनका 1 घंटे का काम 1/6 होता है। तो 1/a प्लस 1/b यदि दे वर्क टुगेदर तो उनका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/12 दैट इज 1/12। ठीक है, उनका 1 घंटे का काम 1/12 हो जाएगा। नाउ आफ्टर वर्किंग फॉर t hours टैप सी इज क्लोज्ड, यानी कि t टाइम तक t/6 पार्ट भर चुका था, t/6 पार्ट भर चुका था t घंटे तक, तो बचा हुआ कितना था, 1 - t/6। नाउ द रिमेनिंग जो पार्ट है वो 8 घंटे में फिल हुआ। ठीक है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो 8 घंटे में फिल हुआ। अब 1 घंटे में जब ये दोनों साथ काम करेंगे तो 1/12 पार्ट भरेंगे, है ना। ठीक है, 1/12 पार्ट को भरने में इनको 1 घंटा लगता है, तो एक पार्ट भरने में इनको 12 घंटे लगेंगे। इतने पार्ट भरने में कितने घंटे लग जाएंगे, 12 1 - t/6 इतने घंटे लगेंगे, और ये हमको कितना दे रखा है, 8। ठीक है, तो 1 - t/6 की जो वैल्यू है वो है कितनी, 2/3। तो 1 - 2/3 विल बी 1/3, 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t/6, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2। आंसर कितना आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन दिस एंड दिस डेज, इफ दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन व्हाट रेशियो शुड बी पेड, दे शुड बी पेड इन देयर अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। ठीक है, दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी।
तो उनका ए का जो है वो एक दिन का काम 1/x है, बी का काम कितना है 2/3x और सी का काम कितना है 1/2x, ठीक है। तो ये इनकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के हिसाब से ये पेड का होगा, ठीक है। तो 1/x इज टू 2/3x इज टू 1/2x, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सबको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कर देंगे तो 6:4:3 के रेशियो में वो पेड होंगे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, n³ - n इज डिविजिबल बाई 6। अब यहाँ पे 2 रखते हैं, 2³ - 2 क्या 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 3³ - 3 क्या 24 डिविजिबल है 6 से, बिल्कुल है। क्या 4³ - 4 दैट इज 60 क्या 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल। 5³ - 5 120 क्या 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। ये जो n³ - n है बेसिकली आपका यह है आपका n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो ये इसको डिविजिबल है। n की पावर 5 क्या ऐसे डिविजिबल है, देख लेते हैं। 2 की पावर 5 माइनस 2 30 से डिविजिबल है। 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243, 243 माइनस 3 क्या 245 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, स्टेटमेंट नंबर 2। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 120। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, 1 रखने से कोई फायदा नहीं, 2 रखूंगा तो 32 माइनस 2³ 8 माइनस 40 प्लस 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 8, 32 माइनस 40 और ये हो जाएगा 8, तो आ जाएगा 0, और 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 120। अगर मैं 3 रखूंगा तो आएगा 243 माइनस 2³ 8 माइनस 40 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8। 243 माइनस 40 कितना हो जाएगा मेरा 203, 203 प्लस 8 कितना हो जाएगा सॉरी 3³ 27, 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 3 135। यहाँ पे -40 की जगह -135 होगा, -135 प्लस 12, तो -135 प्लस 12 कितना हो जाएगा -123। तो 243 माइनस 123 कितना हो जाएगा 0 2 1 120, क्या 120 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द सम, 9 की पावर 27, 9 की पावर 1 होता है 9, 9 की पावर 2 का सम यूनिट डिजिट होता है 181 है ना। फिर 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यानी कि और डिजिट में जब भी हम रख रहे हैं तो डिजिट 9 आ रही है लास्ट डिजिट, और इवन रख रहे हैं तो 1 आ रही है। तो ऑब्वियसली जो इसका यूनिट डिजिट होगा, चूंकि पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितनी आती है 9। अब इसमें 27 की पावर 9, 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 7 है, 7 की पावर 2 का 9 है, 7 की पावर 3 का 3 है, 7 की पावर 4 का 1 है, 7 की पावर 5 का फिर से 7 है। चूंकि यहाँ पे 27 की पावर 9 दे रखा है तो 27 की पावर 9 जो आएगा वो इस वाली लाइन में ही आएगा, ऊपर वाली लाइन में। उसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, मतलब जो यूनिट डिजिट है वो कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, तो 9 + 1 दैट इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, या 1 नहीं होगा ये बल्कि 7 होगा, ठीक है। तो 9 + 7, ये 9 + 7 हो जाएगा, सॉरी ये आपका 7 की पावर 1 है, तो 7 की इसी की पावर में इसी के कैटेगरी में जो आएगा उस यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6, ठीक है। आंसर नंबर बी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से x - y x² + y² + xy, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x - y इंटू x - y का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है, ये हो जाएगा। तो x - y की वैल्यू हमको यहाँ से किसी तरह निकालनी है। सपोज मैं इसको रैशनलाइज कर दूँ, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रैशनलाइज करने पे √3 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 + 2√3 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 2 + √3, और ये कितना आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 - 2√3 अपॉन 2, यानी कि 2 - √3। x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√3, x - y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2√3, तो 2√3 यहाँ रखेंगे और 2√3 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स xy कितना आ जाएगा, xy आपका आ जाएगा 1, तो 1, तो 2√3 ये आ जाएगा 12 + 3 विच इज इक्वल टू 15, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2√3 दैट इज इक्वल टू 30√3, ठीक है 30√3। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट जो है 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। लेट अस सपोज द स्ट्रीम द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर।
इफ़ इट कैन ट्रैवल 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है एंड 28 किलोमीटर इन द सेम टाइम, तो 28 अपॉन वी माइनस ए, यहाँ पे स्पीड हो जाएगी तो वी माइनस ए, तो 42 अपॉन 15 प्लस ए इज इक्वल टू 28 अपॉन 15 माइनस ए, तो 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42, तो 90 माइनस 6 ए इज इक्वल टू 60 प्लस 4 ए, तो 30 इज इक्वल टू 10 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, जो हमसे पूछा हुआ था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आ रहे हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000। देखिए, तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 10,000 के प्रिंसिपल अमाउंट पे, आर कितना दे रखा है हमको 20/100 इंटू टाइम कितना दे रखा है 2, तो कितना हो जाएगा 4,000। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस आर बाई कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा, चूंकि यहाँ पे आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 2 कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस आर बाई टी इंटू 100 की पावर n इंटू टी। ठीक है, -1 ये हो जाएगा। ठीक है, P आपका हो जाएगा 10,000 1 प्लस 20 बाई हाफ ईयरली के लिए टी की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसकी होल की पावर कितनी हो जाएगी n कितना है 2 दे रखा है, हाफ ईयरली भी 2, ये हो जाएगा 4 -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 1 बाई 100 की 101 की पावर 4 माइनस 100 की पावर 4 अपॉन 100 की पावर 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर क्यूब 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 101 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 101 को मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब कि 101 इंटू एक मिनट सॉरी, ये 0 0 कटेगा ना 2 से 2, तो 11 की पावर 4, सॉरी 11 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4, तो 11 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 1331 मल्टीप्लाइड बाई 11 कितना हो जाएगा 14641, 14641 ये हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे ये कितना है 10,000 है ना, यहाँ पे आप देख चुके थे सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आया था माइनस में 10 की पावर 4 यानी कि 1000, 4641, ये मेरा कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आया था 4000। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 641 रुपीज़ एज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ए को 1 रखना है, बी को 2 रखना है, सी को 3 रखना है। ठीक है, ए को 1 रखेंगे तो 2 - 3 -1 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस सी यानी कि 3 प्लस बी इंटू सी माइनस ए, तो 2 इंटू 3 - 1 2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस सी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ए यानी कि एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू ए माइनस बी -1 -3 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा, ये मेरा हो गया पॉलिनोमियल। यहाँ से मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, कितना हो जाएगा -x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस में 4x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस में या -3x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये कितना हो गया -x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x माइनस 3 प्लस 4x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12x प्लस 12 माइनस 3x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए -x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है पूरा पूरा कैंसिल आउट होकर 0 आ रहा है, स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x इज दिस, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू अगर मैं इसके हिसाब से निकालूं तो कितना हो जाएगा 1 - 2 इज -1 and 2 - 3 is -1 and c - a is 2, तो that is equal to 2। ठीक है ना, तो क्या कोफिशिएंट ऑफ x 2 आ रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, कितना हो जाएगा मेरा प्लस 6x प्लस 3x, तो प्लस 3x प्लस 4x 4x माइनस 4x माइनस 12x प्लस 6x माइनस 6x प्लस 3x, एक मिनट, अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस x प्लस 4x हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा -4x माइनस 12x, ये कैंसिल हो गया, अब बचा -12x, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9x आ जाएगा
दैट इज इक्वल टू -3x। -3x आ रहा है, इसका कोफिशिएंट -3 है, लेकिन हमको चाहिए था कोफिशिएंट 2, तो दूसरा स्टेटमेंट नहीं होगा, ओनली 1 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वाले पे आ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। 1 - x, यहाँ पे -x टू द पावर n कॉमन लेंगे तो 1 - x टू द पावर n बचेगा, ठीक है। 1 - x बचेगा, तो 1 - x टू द पावर n और 1 - x जो इसका फैक्टर होगा। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाई 1 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका x - 1 का होल स्क्वायर। और ध्यान से अगर देखिए तो 1 की पावर n - x की पावर n, मैंने आपको बार बार बोला है कि इसका फैक्टर हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। माइनस के अगर ले ले तो x टू द पावर n - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे या फिर आप इसको पूर्णतः x टू द पावर n - 1 इंटू x - 1 लिख सकते हैं। x टू द पावर n - 1 टू द पावर n हमेशा x - 1 और x + 1 में x - 1 में तो टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है। तो x - 1 का होल स्क्वायर, इससे जो डिविजिबल ही है और इससे भी डिविजिबल है, वाई बिकॉज इट इज x - 1 का होल स्क्वायर, और इसको मैं तोड़ सकता हूँ x - 1 इंटू x - 1 ये होल स्क्वायर और इंटू समथिंग समथिंग, तो x - 1 का होल स्क्वायर भी एक फैक्टर आ गया जो कि ये वाला एक्सप्रेशन है। तो हमारा दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है इससे डिवाइड हो जाएंगे। फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ m दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना होता है, यानी कि m + 8 का होल स्क्वायर माइनस 36m की जो वैल्यू 0 करनी होती है, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16m माइनस 36m इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर माइनस 52m प्लस 64 इक्वल टू 0, ठीक है। तो m स्क्वायर सॉरी प्लस 16m होगा, ये प्लस 16m प्लस 16 माइनस 36 विल बी -20m, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस 16m माइनस 4m प्लस 64 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो m - 16 माइनस 4 m - 16 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू या तो 4 आएगी या तो 16 आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब ये वैल्यू पूछा हुआ है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज हमने a को 2 रख दिया और b को 1 रख दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 + 1/12 और y कितना हो जाएगा, a + b 3/4 + 2/3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 37/12 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 + 8/12 दैट इज इक्वल टू 17/12, ठीक है। अब x - a का होल स्क्वायर यानी कि 37/12 माइनस a कितना हो जाएगा आपका, a मैंने लिया था 2, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस में y कितना हो जाएगा 17/12 माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 37 - 24 13/12 का होल स्क्वायर माइनस 5/12 का होल स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू 12, ये आ गया 12, ठीक है। अपॉन 12 का स्क्वायर बल्कि, दैट इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो आया 1, तो 1 किससे आएगा b स्क्वायर से आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा b स्क्वायर। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या ये आएगी, इसको हम देख लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला नहीं होता, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, ठीक है। तो पहला नहीं होगा। दूसरा कोसेक स्क्वायर, अगर आप इसको यहाँ ले आओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये प्रॉपर्टी हमको पता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में आपके 1 आता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे तो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको ये वाला मेथड नहीं पता तो आपको पता ही होगा कि इसको हम बोलते हैं cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा का एक फॉर्म है, दूसरा फॉर्म ये है, तो तीसरा वाला सही है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 and 3 ओनली आर करेक्ट, नॉट 1। साइन थीटा की वैल्यू ये है, साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 12/5, सेक थीटा कितना हो जाएगा 13/5 का होल स्क्वायर इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 13/12 माइनस कोट थीटा कितना हो जाएगा 5/12 की पावर -2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25/5 5, यानी कि 25 मल्टीप्लाइड बाई 13 - 5 कितना हो जाएगा 8, 8/12 की पावर -2 यानी कि 2 3, यानी कि 3 स्क्वायर यानी कि 9/4 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 5 225/4, ठीक है।
नेक्स्ट वाले सवाल पे आ रहे हैं। यदि ये एक्सप्रेशन हमको दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, m+2 m+4 m+2 इसकी बातें चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात m+4 जैसा कुछ यहाँ पे बनेगा नहीं, क्योंकि जब भी हमारे पास रेसिप्रोकल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तो उनको काटने के लिए जब आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 आता है यहाँ पे, कभी भी 4 नहीं आएगा। तो 4 वाले ऑप्शन तो गए, 4 वाले ऑप्शन तो गए, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी तो गया, ठीक है। अब सपोज मैंने ऑप्शन नंबर ए लिया तो मुझे tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन सिर्फ रिडक्शन 2 बार लगा है, 2 बार से पॉसिबल नहीं होगा, तो रिडक्शन एटलीस्ट 3 बार होना चाहिए तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे +2 कर दूं m+2 तो +2 ये हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, tan की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे। इसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा। अब इसका ये वाला जो है अब ये इस 2 के साथ आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका अंडर रूट लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फाइनली यहाँ पे मेरे पास एक और 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेना है, अंडर रूट दैट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कि जो tan थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगी। What is the minimum value of this expression? So sin थीटा की वैल्यू हमको पता है 0 से 1 लाई करेगी फॉर दिस वैल्यू, ठीक है। -4 sin थीटा की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन -4 एंड -4 एंड 0। तो 6 -4 sin थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 2 से लेकर 6 तक, ठीक है। अब इससे मिनिमम वैल्यू पूछना है, मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू है 2, मैक्सिमम वैल्यू है 6, मिनिमम वैल्यू 2 है तो आंसर आ जाएगा 2। What is the value of x that satisfies the equation? इसकी x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 4 cos स्क्वायर 30, cos 30 होता है sin 60 √3/2 यानी कि 3, ये हो जाएगा 3 प्लस x, cot 30 क्या हो जाएगा 1/tan 30 यानी कि √3 यानी कि √3 का स्क्वायर विच इज 3, माइनस में 6 tan 15 और tan 75 ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 6। तो इसी के साथ हम यहाँ पे जो 2023 का जो फर्स्ट पेपर है ना, जो फर्स्ट पेपर है उसका जो फर्स्ट पार्ट है हम यहाँ पे कंप्लीट करते हुए आपने देख लिया कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से हमने डील किया। फॉर एग्जांपल फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू सम ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI फॉर्मूलाज, राइट। वर्क टाइम बोर्ड वाली प्रॉब्लम आई यहाँ पे, रैशनलाइजेशन, हर्ट्ज सर्ट्स इंडिसेस है ना, डिविजिबिलिटी थ्योरम वाले सवाल आए और कुछ स्क्वायर रूट्स वाले भी सवाल आए। तो ऐसे अच्छे अच्छे सवाल आते रहते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको अच्छे से कर ले जाएंगे विदाउट एनी डिले, ठीक है। अच्छे से ये सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वाले पार्ट में हम सेकंड वाला इसका पार्ट करेंगे, ठीक है।